भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी का व्यापम घोटाला है, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, न्याय ना हुआ तो आंदोलन करेंगे, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती को उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें अगर अभ्यर्थियों को न्याय न मिला तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। प्रियंका गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला है। इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं है। डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना, ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वालों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर सरकार न्याय नहीं दे सकी तो इसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। युवाओं की आवाज उठाने के बाद पुनर्मूल्यांकन में लगभग 5,000 अभ्यर्थी पास हुए थे। अब 69,000 में भी भारी हेरफेर सामने आई है। सरकार को युवाओं की आवाज को भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग के तौर पर देखना चाहिए। बता दें कि व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था। मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, तेजस्वी का सीएम नीतीश पर तंज, कहा हेडलाइन मैनेजमेंट छोड़िए, कोरोना मैनेजमेंट करिए। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को मैनेजमेंट छोड़कर कोरोना मैनेजमेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना के केस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, 2 गुना होने की दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है, संक्रमण का फैलाव बढ़ते जा रहा है। इसके बावजूद जांच अब भी सबसे धीमी गति से हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि 12.60 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में पिछले 3 महीने में 1 लाख से भी कम टेस्ट क्यों हुए हैं। तेजस्वी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार और विस्तार संबंधी सवालों पर मुख्यमंत्री चुप्पी क्यों साध लेते हैं। हमने कई बार पूछा, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, कोरोना समर्पित अस्पतालों, जांच केंद्रों के विस्तारीकरण आदि की वस्तु स्थिति से अवगत कराएं, लेकिन वे जवाब नहीं देते। यह सरकार की विफलता नहीं तो क्या है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में अपने खिलाफ जन विरोधी रुख भांप चुकी है भाजपा, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए की गई अमित शाह की वर्चुअल रैली के सहारे भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि झारखंड में बुरी तरह चुनाव हार चुकी भाजपा बिहार में भी जनता का विरोधी रुख समझ रही है, इसीलिए वो 150 करोड़ रुपए की वर्चुअल रैली करके अपने धन बल का प्रदर्शन कर विपक्ष का मनोबल तोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा का तथाकथित गठबंधन गुटबाजी और परस्पर अविश्वास का त्रिकोण बन गया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के अक्टूबर में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की विफलता का जीता जागता स्मारक साबित हुआ मनरेगा, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा लॉकडाउन से पीड़ित गरीबों की रोटी का संबल बना और कोविड-19 के दौरान मोदी सरकार का जीता जागता स्मारक साबित हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना को खत्म करने की कोशिश में थे, लेकिन जल्द ही गरीबों के लिए इस योजना का महत्व समझकर उन्होंने इसे खत्म करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन कोरोना काल में मनरेगा गरीब की संजीवनी बनी और सरकार ने इसका बजट बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अब सरकार को बताना चाहिए कि कोरोना काल में कितने अतिरिक्त लोगों को मनरेगा का फायदा हुआ। इस बारे सरकार को आंकड़ा उपलब्ध कराना चाहिए ताकि पता चले कि घर लौटे कितने लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि मनरेगा विशेष प्रावधान महिलाओं के लिए है, जिसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करना था और इसे देखने के लिए इसका सोशल ऑडिट होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का फरमान जारी, बिहार विधानसभा चुनाव इस बार आधुनिक ईवीएम से होगा।
जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा का आम चुनाव इस बार नए ईवीएम से कराया जाएगा। इस नए ईवीएम का नाम मॉडल 3 है। इसके लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को इस नए ईवीएम से ही चुनाव कार्य किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके पूर्व सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी पुराने ईवीएम की जगह नए ईवीएम की जानकारी दी थी और इसे दूसरे राज्यों से मंगाने का निर्देश दिया था। 3 राज्यों से मंगाए जाएंगे नए ईवीएम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास के अनुसार बिहार में 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से नए ईवीएम मंगाए जाएंगे। इन राज्यों में आम चुनाव नए ईवीएम द्वारा ही कराए गए थे। उन्होंने बताया कि नए M3 ईवीएम पूर्व के मॉडल 2 ईवीएम से थोड़ा एडवांस है। यह तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की दृष्टि से प्रयोग में लाया जा रहा है। ईवीएम मॉडल 2 से अब तक होते आए हैं चुनाव। बिहार में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव ईवीएम मॉडल 2 से कराए गए थे। इसका सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है। इसमें तकनीकी गड़बड़ी जल्द ठीक होनी मुश्किल होती थी। तकनीकी खराबी को जांच के बाद ही दुरुस्त किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त मॉडल 2 ईवीएम में बैलेट यूनिट भी कम संख्या में जोड़े जा सकते थे। M3 में टेम्पर डिटेक्शन फीचर सहित कई खासियत। BEL द्वारा बनाई गई नई किस्म की M3 ईवीएम में टेम्पर डिटेक्टर का फीचर है। यदि इससे कोई छेड़छाड़ करता है तो यह अपने आप काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा यह मशीन कुछ खराबी आए तो स्वयं दुरुस्त कर लेती है, यानी यदि सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट है तो यह उसे पकड़ लेगी। यह इसके डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। इस मशीन के कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट आपस में संवाद करने में सक्षम हैं। यदि बिहार से कोई कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट लगाई जाएगी तो इसके डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं होंगे और सिस्टम काम करना बंद कर देगा। M3 ईवीएम में 24 बैलेट यूनिटें जोड़ी जा सकती हैं। इससे पूर्व टाइप 2 ईवीएम में सिर्फ 64 उम्मीदवारों को ही लेने की क्षमता है। उम्मीदवारों के बढ़ने पर चुनाव में नहीं होगी परेशानी। नए ईवीएम से आम चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने पर अब कोई परेशानी नहीं होगी। 200 से अधिक उम्मीदवार होने पर भी बैलेट यूनिट के माध्यम से मतदान के लिए ईवीएम में व्यवस्था की जा सकेगी। पूर्व के ईवीएम में 64 से ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में मतदान के लिए बैलेट पेपर इस्तेमाल का प्रावधान था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का अमित शाह पर शायराना हमला, कहा सबको मालूम है सीमा की हकीकत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिलने से जुड़े गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सोमवार को उन पर शायराना अंदाज में निशाना साधा। राहुल गांधी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए ट्वीट किया, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। दरअसल शाह ने बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रविवार को की गई सभा में कहा था कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली है। अमेरिका और इजराइल के बाद पूरी दुनिया इससे सहमत है कि यदि कोई अन्य देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है तो वह भारत है। राहुल गांधी भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध को लेकर पिछले कुछ हफ्ते में सरकार से सवाल कर चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने सवाल किया था कि क्या सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि चीन का कोई भी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी की सरकार को नसीहत, ये राजनीति का वक्त नहीं, मनरेगा से करे मदद। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी ने दिलाई मनरेगा की याद, सरकार से कहा इस योजना का इस्तेमाल करें लोगों तक सीधे पैसे पहुंचाने की मांग। कोरोना संकट से जूझ रहे देश की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से मांग की है कि लोगों की मदद के लिए मनरेगा स्कीम का इस्तेमाल किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा यह बीजेपी बनाम कांग्रेस की बात नहीं है, लिहाजा मनरेगा जैसे ताकतवर प्रोग्राम का उपयोग कर सरकार देशवासियों की मदद करे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख के जरिए ये बात कही है। उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत व्यवस्था परिवर्तन का शानदार उदाहरण है। सोनिया ने लिखा यह क्रांतिकारी है क्योंकि इसने गरीब से गरीब व्यक्ति को सत्ता हस्तांतरित की और उन्हें भूख और अभाव से बचने में सक्षम बनाया। यह तर्कसंगत है क्योंकि यह उन लोगों के हाथों में सीधे पैसे डालता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मनरेगा की आवश्यकता को बताते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि मौजूदा वक्त में जब देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, ऐसे में इस संकट की घड़ी में भुखमरी और बर्बादी को रोकने के लिए ये योजना बेहद अहम है। सोनिया गांधी ने सरकार से कहा
कहा कि ये संकट का समय है, राजनीति का नहीं। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी का मुद्दा नहीं है। मनरेगा के रूप में सरकार के पास एक शक्तिशाली सिस्टम है, भारतवासियों के लिए उसका इस्तेमाल करें। गौरतलब है कि जब से कोरोना वायरस संकट पैदा हुआ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार मजदूरों, गरीबों को सीधे पैसे देकर मदद पहुंचाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पूरी पार्टी एकमत होकर सरकार से ये मांग कर रही है कि जो जरूरतमंद है उन्हें संकट की इस घड़ी में सीधे हाथ में पैसा दे। इसी कड़ी में अब सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई मनरेगा योजना का इस्तेमाल कर गरीब मजदूर की मदद करने की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षक भर्ती मामले में प्रियंका का वार, बताया यूपी का व्यापम घोटाला। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट काल में भी राजनीति अपनी रफ्तार से जारी है। सोमवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में विवाद को प्रियंका ने घोटाला करार दिया है और इसे प्रदेश का व्यापम घोटाला कह दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला है। इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं है। डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना, ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा, मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार अगर न्याय नहीं दे सकी तो इसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा। बता दें कि व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, जो भर्ती से ही जुड़ा था। इसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और शिवराज सरकार पर कई तरह के आरोप लगते आए हैं। इससे पहले रविवार को भी कांग्रेस नेता की ओर से इसी मामले में सवाल खड़े किए गए थे। रविवार को प्रियंका ने लिखा था कि शिक्षक भर्ती में जिस तरह से गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये गड़बड़ियां पूरी व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त, दिग्विजय सिंह बोले, पैसा लेकर गद्दारी करने वालों को हराएगी जनता। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। भाजपा ने 22 सदस्यीय कोर टीम का गठन किया। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में उपचुनावों से पहले विधायकों के खरीद फरोख्त मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पैसा लेकर गद्दारी करने वालों को जनता उपचुनाव में हराएगी। दिग्विजय सिंह ने जूम ऐप के माध्यम से मीडिया से चर्चा कर रहे थे। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने 22 सदस्यीय कोर टीम बना ली है जो उपचुनाव का संचालन करेगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। दिग्विजय सिंह ने दोहराया कि भाजपा में गए 22 विधायकों में से 10 से 12 हमारे संपर्क में थे, लेकिन उनकी मांग बड़ी थी। भाजपा ने इन विधायकों को 25 से 35 करोड़ रुपए दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब कोई विधायक भाजपा में नहीं जाएगा। उपचुनाव में कांग्रेस सभी 24 सीटें जीतेगी। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी सिंधिया के घर जाकर कार्यकर्ताओं से मिली, इतना सम्मान किसी नेता को नहीं मिला, लेकिन उनमें सब्र नहीं था। सिंधिया ने दुश्मन के साथ दोस्ती कर ली। मैंने भी कहा था कि मैं और कमलनाथ 73 से 74 वर्ष के हैं, अगले 20 से 25 साल आपको ही राजनीति करनी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे देवगौड़ा, सोनिया ने फैसले का किया स्वागत। जी हां दोस्तों, देवगौड़ा को कांग्रेस के समर्थन की अटकलें तेज। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया कैंडिडेट। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल नेता HD देवगौड़ा मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए कर्नाटक से पर्चा दाखिल करेंगे। इस बारे में रविवार रात 8 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनसे बात की और राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए देवगौड़ा का स्वागत किया है। क्या कहा शिव कुमार ने? सोनिया गांधी के स्वागत के बाद अटकलें लगने लगी हैं कि कांग्रेस संभवतः देवगौड़ा की उम्मीदवारी को समर्थन दे सकती है। बता दें, कर्नाटक में 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने जनता दल के नेता HD देवगौड़ा के राज्यसभा चुनाव में समर्थन की बात पर अपनी राय जाहिर की है। DK शिव कुमार ने कहा, हमने एक प्रत्याशी राज्यसभा के लिए उतारने का फैसला किया है। हमारी पार्टी के नेता तय करेंगे कि बाकी बचे हुए कांग्रेस विधायक किसे वोट देंगे।
कांग्रेस से खड़गे उम्मीदवार। दरअसल कर्नाटक में राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी। कांग्रेस ने कर्नाटक से दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। बता दें कि कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस की 1 सीट आसानी से निकल सकती है। विधायकों की संख्या के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सूचना आयोग ने कहा, बिना एफआईआर बंद हुई भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांचों का खुलासा करे सीबीआई। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने नया फैसला लिया है। इसके तहत आदेश में सीबीआई से साल 2014 से 2018 के बीच हुई भ्रष्टाचार की सभी ऐसी प्रारंभिक जांचों के बारे में बताने के लिए कहा है जिन्हें बिना एफआईआर दर्ज किए बंद कर दिया गया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।